Hello everyone, this is Aryan Thakkar, your coach and mentor, and welcome back to my YouTube channel on Aryan Tutorials, where in this video we are going to take up your ISC Class 12's third chapter's Ordinal Utility Analysis, where we are going to deal with consumers' equilibrium in case of Ordinal Utility approach. ठीक है, मैंने अपने दो वीडियो में, पहले वीडियो जिसमें यूटिलिटी क्या होता है, रिलेशनशिप क्या है, यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, टोटल मार्जिनल यूटिलिटी का रिलेशनशिप क्या है, उसके बारे में बता दिया। सेकेंड वीडियो में आई हैड डिस्कस अबाउट कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस थ्रू विच अ कंज्यूमर डिराइव्स इट्स इक्विलिब्रियम, एंड अब बारी है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ सबसे पहले थ्रू ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आपको यह जानने का जरूरत है कि इस ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस विच इज गिवन बाय J.R. Hicks, ठीक है, विच इज गिवन बाय J.R. Hicks, this approach has abandoned कार्डिनल यूटिलिटी। ठीक है, इसने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को अबैंडन कर दिया है इस ग्राउंड पे बोलते हुए कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और अप्रोच इज बेस्ड ऑन अ हाइपोथेटिकल असम्पशन दैट वी कैन मेजर यूटिलिटी इन ऑब्जेक्टिव टर्म्स, जबकि यानी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, जबकि इन रियल सेंस यूटिलिटी सब्जेक्टिव एंड उसको हम लोग कभी भी ऑब्जेक्टिवली मेजर नहीं कर सकते हैं, राइट? क्योंकि सैटिस्फैक्शन लेवल किसी भी कंज्यूमर का किसी भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद उसके खुद के मेंटल मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है, एंड दैट इज व्हाई ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस इस अप्रोच के ऊपर बेस्ड है दैट यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, दैट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कि वो सब्जेक्टिव है एंड उसको ऑब्जेक्टिवली या क्वांटिटेटिवली मेजर नहीं किया जा सकता है। यूटिलिटी इज नॉट मेजरेबल। रादर ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच सिर्फ बोलता है कि हम लोग यूटिलिटी को अपने, कीवर्ड है स्केल ऑफ प्रेफरेंस, स्केल ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से मेजर कर सकते हैं। स्केल ऑफ प्रेफरेंस इंप्लाई करता है कि आप यूटिलिटी को या तो सिर्फ ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर रैंक कर सकते हो, ठीक है? या तो आप यूटिलिटी को ऑर्डर कर सकते हो या तो फिर रैंक कर सकते हो, तभी तो ये वर्ड ऑर्डिनल ऑर्डर से आया है ना। दिस वर्ड ऑर्डिनल हैज कम फ्रॉम द वर्ड ऑर्डर। नाउ ऑर्डरिंग और रैंकिंग का मतलब होता है कि अगर मैं आपको दो कमोडिटी दूं तो उसमें से आप सिर्फ इतना ही बोल सकते हो कि उन दोनों कमोडिटी में से या तो मुझे ये पसंद है इसमें से, या तो तुम कोई भी दे दो तो मुझे एक जैसा ही सैटिस्फैक्शन मिलेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। So ordinal utility analysis is based on the scale of preference theory, where consumer is just capable of saying two things about the good, that either consumer is indifferent between commodities, or consumer can say that he or she prefers. So there is a preference. There is a preference in terms of choice. Now इनडिफरेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आप डिफरेंट समझिए। डिफरेंट का मतलब होता है अलग अलग। सो इनडिफरेंट का मतलब हो जाएगा सेम। मतलब कि अगर दो कमोडिटी दिया जाए और उसमें पूछा जाए कंज्यूमर से कि तुम कौन सा चूज करोगे, और कंज्यूमर बोलता है कि मुझे कोई भी दे दो चलेगा, तो उन दोनों ही कमोडिटी में के केस में हम लोग बोलेंगे कि कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन बोथ द गुड्स, मतलब उसको एक जैसा सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। बट अगर वहीं दो गुड्स दिया जाए जिसमें कंज्यूमर को बोला जाए ए या बी में से कोई चूज करो, और कंज्यूमर बोलता है कि मैं ए चूज करूंगा या फिर मैं बी चूज करूंगा, इन दैट केस वी से दैट कंज्यूमर प्रेफर्स ए टू बी और बी टू ए, ठीक है? और इसीलिए इस स्केल ऑफ प्रेफरेंस थ्योरी को समझाने के लिए J.R. Hicks ने बनाया है समथिंग कॉल्ड एज एन इंडिफरेंस कर्व। नाउ सिंस अभी आपने इंडिफरेंस का मतलब समझा कि इंडिफरेंस का मीनिंग होता है सेम, राइट? Indifference means you're same, correct? So indifference curve एक ऐसा कर्व होगा, कुछ इस तरीके का दिखता है आपका इंडिफरेंस कर्व, जो कि दो गुड के कॉम्बिनेशन को बताएगा, ठीक है? गुड एक्स और गुड वाई। इंडिफरेंस कर्व दो गुड के कॉम्बिनेशन को बताएगा
जिसमें हर एक कॉम्बिनेशन पे चाहे फिर वो ए पे हो, बी पे हो, सी पे हो, डी पे हो या ई पे हो, जो लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन रहेगा सब पे वो सेम रहेगा, सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। ठीक है, सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन। तभी तो कंज्यूमर बोलेगा कि मैं इनडिफरेंट हूं इन सारे कॉम्बिनेशन में, मतलब मुझे एक सा सैटिस्फैक्शन, एक समान सैटिस्फैक्शन मिलता है, चाहे आप मेरे को फिर कॉम्बिनेशन ए दे देंगे, बी दे देंगे, सी दे देंगे या डी देके या ई देके, कोई भी देंगे। नाउ अब आपके मन में सवाल आएगा, लेट्स गेट इनटू अंडरस्टैंडिंग द प्रॉपर्टीज। ठीक है, या आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी बोल सकते हो इंडिफरेंस कर्व का। प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। अब मैंने कैसा इंडिफरेंस कर्व आपको बना के दिखाया, कुछ ऐसा, राइट। अगर हम लोग पहला कैरेक्टरिस्टिक का बात करें तो पहला कैरेक्टरिस्टिक देख के समझ में आता है दैट इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, या आप उसको नेगेटिवली स्लोपिंग भी बोल सकते हो। नाउ ये नेगेटिवली स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है कि मान लीजिए अगर आप इस कॉम्बिनेशन पे हो, कॉम्बिनेशन ए पे, जहां पे आप इतना यूनिट्स y का ले रहे हो एंड इतना यूनिट्स x का ले रहे हो, एंड अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको दूसरे कॉम्बिनेशन बी पे जाना है, यानी यू वांट टू हैव मोर ऑफ x, बट इन ऑर्डर टू हैव मोर ऑफ x यू विल हैव टू लेट गो ऑफ y। आपको y को कम करना पड़ेगा x को बढ़ाने के लिए। सो डाउनवर्ड स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व या नेगेटिवली स्लोपिंग इंडिफरेंस कर्व का मतलब ये हुआ, इन ऑर्डर टू हैव मोर ऑफ वन गुड कंज्यूमर विल हैव टू लेट गो ऑफ द अदर, and to have more of the other good consumer will have to let go of the other, of the former. Now आपका सवाल आएगा ऐसा क्यों करना पड़ता है कि अगर एक गुड को ज्यादा कंज्यूम करना है तो दूसरा को छोड़ना पड़ेगा। Why is it necessary? It is necessary to maintain same level of satisfaction। आइए इसको और एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। मान लीजिए कि मैं आपको दो बास्केट देता हूं, ठीक है, बास्केट ए एंड बास्केट बी, जिसमें मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 10 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट्स ऑफ वाई। वहीं बास्केट बी में मैं आपको ऑफर कर रहा हूं 10 यूनिट ऑफ, से 20 यूनिट ऑफ एक्स एंड 10 यूनिट ऑफ वाई। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि एज अ रैशनल कंज्यूमर, इफ गिवन अ चॉइस बिटवीन टू बास्केट, विच बास्केट विल यू चूज? आप कौन सा बास्केट चूज करोगे, ए या बी? तो आप बोलोगे कि बाय रैशनैलिटी, बाय डिफॉल्ट आई एम गोइंग टू मेक अ चॉइस ऑफ बास्केट बी। और मैं आपसे अगर रीजन पूछूं इसका कि क्यों बास्केट बी, तो आप बोलोगे यार इसमें एक्स का तो ज्यादा क्वांटिटी मिल रहा है, आई एम गेटिंग मोर यूनिट्स ऑफ एक्स। बास्केट ए में 10 मिल रहा था, वाई भी 10 मिल रहा है, यहाँ पे एक्स 20 मिल रहा है, और वाई भले सेम मिल रहा है लेकिन एक्स तो ज्यादा मिल रहा है। सो अगर ऐसा होता है कि किसी भी केस में, मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व था जहां पे आप ले रहे हो 10 यूनिट्स ऑफ y एंड 10 यूनिट्स ऑफ x, और अब मैं आपको बोलता हूं कि आई एम ऑफरिंग यू 20 यूनिट्स ऑफ x बट द सेम यूनिट ऑफ y। तो इन दैट केस आपका लोकस तो यहां शिफ्ट हो गया, मतलब कि इंडिफरेंस कर्व ऊपर तरफ आ जाएगा। एंड क्योंकि इसमें आपके पास एटलीस्ट एक यूनिट ज्यादा है, तो आप बोलोगे कि मुझे बास्केट बी चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें एटलीस्ट एक गुड ज्यादा है। सो अगर आप बिना एक गुड को कम किए दूसरे गुड को बढ़ाते हो, देन बाय रैशनैलिटी अ कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर अ बास्केट, a combination which has more of the other good. So now if I ask you that why is it necessary कि एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरा गुड को कम करना जरूरी है, तो उसका कारण क्या बोलेगा आप? उसका कारण होगा to maintain the same level of satisfaction, to maintain same level of satisfaction. And where does this follow from? This follows from
This follows from assumption of rationality. That कोई भी रैशनल कंज्यूमर अगर सेम सेटिस्फैक्शन पे रहना चाहता है, सो इट इज अगेन सिंपल लॉजिक ये है ना कि आप खुद ही सोचो, अगर आप अपने पेरेंट के पास गए बोलने के लिए कि पापा मुझे 2,000 रुपए दो, मुझे शॉपिंग के लिए जाना है। अब आपके माथा में ऑलरेडी सेट है कि 2,000 रुपए मिलेगा, अब उसमें से बैठ के मुझे डिसाइड करना है कि मुझे कितना टी शर्ट खरीदना है, कितना लोअर्स बॉटम्स खरीदना है। अब जैसे ही आप पापा के पास 2,000 रुपए लेने गए, आपके पापा खुश होकर आपको 5,000 रुपए दे देते हैं, ठीक है, योर फादर डिसाइड्स टू गिव यू 5,000 रुपी। तो आप खुद ही सोचिए ना, ऑब्वियस सा बात है, अब आपका झंझट ही खत्म हो गया कि मैं कितना टी शर्ट और कितना बॉटम लूं, ये तो आपको सोचना ही नहीं पड़ेगा। 5,000 बजट ज्यादा बढ़ गया, तो चलो अब मैं ज्यादा गुड्स खरीद सकता हूं, तो उसमें आपका सेटिस्फैक्शन भी ज्यादा होगा। सो अगर आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मेंटेन करना है, तो इट इज इंपॉर्टेंट, इट इज नेसेसरी दैट in order to be on the same indifference curve, if the consumer decides to consume more of one good, the consumer will also have to let go of the other. ठीक है, so this follows from the assumption of rationality. एक rational consumer के लिए जरूरी है ऐसा होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। अगर आप ध्यान से देखो इंडिफरेंस कर्व को, तो अपना इंडिफरेंस कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, वो लीनियर नहीं है, रादर वो नेगेटिवली स्लोपिंग तो है, बट इट इज नॉन लीनियर, राइट, इट इज नॉन लीनियर। एंड रादर फिजिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप लगाओ, आपको याद है टोटल यूटिलिटी में मैंने आपको बोला था दिस इज कॉनकेव मिरर, राइट, कि आप इसको ऐसे पकड़ के इस तरफ खींच दोगे तो टोटल यूटिलिटी आपको कॉनकेव फ्रॉम अबव बनता हुआ दिखेगा, राइट, सो दिस इज कॉनकेव। वहीं अगर आप कुछ इस प्रकार का मिरर बनाओ तो ये क्या होता है आपका कॉन्वेक्स, राइट, दिस इज योर कॉन्वेक्स। तो आप इंडिफरेंस कर्व को देखो, थोड़ा सा कॉन्वेक्स की तरह दिख रहा है, सो इसीलिए दूसरा प्रॉपर्टी बनेगा इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है। अब मैं पूछता हूं, जो कि अच्छा बाय द वे कॉन्वेक्स क्या है, इंडिफरेंस कर्व का शेप है। नाउ अब इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप क्यों है? किसी भी कर्व का शेप डिपेंड करता है उसके स्लोप के ऊपर। स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप का मतलब होता है उसका रेट ऑफ चेंज, ठीक है, स्लोप का मतलब होता है उसका रेट ऑफ चेंज, मैथ्स में जिसको m के थ्रू डिनोट करते हैं, राइट, स्लोप इज इक्वल टू m इन मैथ्स विच इज योर चेंज इन y अपॉन योर चेंज इन x, उसको हम लोग स्लोप बोलते हैं। एंड इको की भाषा में उस स्लोप को हम लोग मार्जिनल बोलते हैं। जैसे आपने मार्जिनल यूटिलिटी किया था ना, मार्जिनल यूटिलिटी इज द स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी, एंड क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा था बोल के टोटल यूटिलिटी डिमिनिशिंग रेट में बढ़ रहा था, राइट। सो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, जो मार्जिनल है, उसके पीछे का जो थ्योरी, जो लॉजिक है उसको बोला जाता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नाउ इसको ब्रेक डाउन करो, इसका मीनिंग को, जहां मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब मैंने आपको बता दिया, इट इज द स्लोप, एंड स्लोप मतलब इट मींस चेंज। रेट का मतलब क्या होता है, प्रपोर्शन, ठीक है, रेट मतलब हो गया प्रपोर्शन। एंड सब्स्टिट्यूशन का मतलब हो गया, कैन आई से कि x फॉर y और y फॉर x, कि मतलब कि अगर मैं एक कॉम्बिनेशन से दूसरे कॉम्बिनेशन पे जाने का विचारता हूं, x0 से x1 पे आने का विचारता हूं, तो मुझे y के कुछ कॉम्बिनेशंस छोड़ने पड़ेंगे, y0 से y1 पे आना पड़ेगा, राइट। सो कैन आई से दैट सब्स्टिट्यूशन इज x फॉर y, so when the consumer decides to consume more of one good, it has to let go of the other good. तो इसीलिए मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है? मार्जिनल रेट बताता है द प्रपोर्शन, इट इज द रेट बाय विच कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप some units of one commodity in order to have one additional unit of the other commodity. कि मतलब कंज्यूमर एक x एक्स्ट्रा कंज्यूम करने के लिए कितना y को सैक्रिफाइस करने को तैयार है, दैट इज व्हाट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कन्वेज। नाउ इफ आई आस्क यू, अब इसका बिहेवियर कैसा है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व को ऐसा शेप मिल रहा है, ठीक है। सो व्हाट इज द बिहेवियर, what is the behavior of marginal rate of substitution, MRS of xy between two goods? अब आप समझिए इसको ध्यान से कि मान लीजिए
आपके पास है x एंड y, जहां आपके पास है 1x और y है आपके पास 20, एंड आपको मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन निकालना है, यानी स्लोप निकालना है। एंड हम लोग जानते हैं कि स्लोप कैसे निकालते हैं। स्लोप इज कैलकुलेटेड एज चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। सो यहां पे भी हम लोग लेगा चेंज इन y अपॉन चेंज इन x अपना MRS निकालने के लिए, ठीक है। सो आपके पास 20 यूनिट्स ऑफ y है एंड 1 यूनिट ऑफ x है। अब मैं आपको बोलता हूं कि चल तुम एक और x ले ले, तुम एक और x ले ले और उसके बदले मेरे को 5 y गिव अप कर दे। आप खुद ही सोचो कि विल यू अग्री, विल यू बी विलिंग टू लेट गो ऑफ 5 यूनिट्स ऑफ y, कि एक एक्स्ट्रा x के बराबर तू मेरे को 5 y छोड़ दे। विल यू बी विलिंग टू सैक्रिफाइस 5 यूनिट्स ऑफ y टू हैव दैट वन एडिशनल यूनिट ऑफ x? योर आंसर इज यस, यू विल। क्यों? क्योंकि y के पास y का जो क्वांटिटी है आपके पास वो 20 यूनिट्स है, y का बहुत ज्यादा क्वांटिटी है। इन अदर वर्ड्स y से जो आपका एडिशनल सेटिस्फैक्शन है, यानी कि जो y से आपका मार्जिनल यूटिलिटी है, द मार्जिनल यूटिलिटी फॉर y इज वेरी लो, बहुत कम है, क्योंकि आपके पास इतना यूनिट है कि उसका जो एडिशनल सेटिस्फैक्शन बहुत ज्यादा कम है। वहीं ऑन द अदर हैंड x जो आपके पास एक ही यूनिट था, तो उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है दैट इज वेरी हाई, यानी x को पाने की जो लालसा, जो इच्छा है वो बहुत ज्यादा है, इट्स वेरी हाई इन कंपैरिजन टू y जिसका ऑलरेडी बहुत यूनिट्स है हमारे पास। और इसीलिए जब मैं आपको बोलता हूं कि क्या तुम एक एक्स्ट्रा x पाने के लिए 5 y गिव अप करने को तैयार हो, तो तुम शायद मान जाओगे। You will say yes, I am willing to give up 5 units to have that one additional unit of x, right? So in that case, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका स्लोप यानी MRS कितना आया, तो आप क्या बोलोगे? पहला वाला तो डैश निल, कुछ भी नहीं। In order to have 5 units of y, -5, 15 minus 20 is your -5 is to 2 minus 1 is your 1, कि मैं 5 यूनिट y का सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं इन ऑर्डर टू हैव 1 यूनिट ऑफ x। चलो थर्ड केस में अगर मैं आपको बोलता हूं कि चलो आप एक और यूनिट ले लो x का एंड उसके बदले आप 5 यूनिट y वापस से सैक्रिफाइस कर दो, विल यू अग्री? योर आंसर इज नो, यू विल नॉट अग्री। क्यों? आप अपना दिमाग को लेके जाइए डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के थ्योरी की तरफ। आपको याद है जब मैंने थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ाया था, अगर आपने नहीं देखा है वो तो प्लीज उस वीडियो को जाके देखिए। आप मेरे वीडियोस को बिट्स एंड पार्ट्स एंड टुकड़ों में मत देखिए, आपको समझ नहीं आएगा, आपको रिलेट नहीं कर पाओगे। सो आप डिमांड वाला पोर्शन में पार्ट 3 में शायद मैंने पढ़ाया है रीजंस फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व, जहां पे ये पॉइंट आता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उसको जाके देखो, वहां से एसोसिएटेड है। आपको याद है मैंने एग्जाम्पल लिया था कि अगर आपको फर्स्ट बॉटल ऑफ वाटर चाहिए जिसके लिए आपको 20 रुपीज चुकाना पड़े, जिसमें आपको 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्या आप खरीदोगे? आपने बोला था हाँ खरीद लूंगा। वहीं अगर आपको सेकंड बॉटल ऑफ वाटर चाहिए जो कि आपको सेम 20 रुपए चुकाना पड़े, जिसके लिए आपको 50% आधा सेटिस्फैक्शन मिलेगा फर्स्ट बॉटल के मुकाबले, विल यू बाय द सेकंड बॉटल ऑफ वाटर? द आंसर इज नो। लेकिन वहीं अगर मैं आपको बोलूं कि यही बॉटल ऑफ वाटर में 20 की जगह आपको 10 में अवेलेबल करा दूं, तब क्या आप खरीदोगे? तब आप बोलोगे हाँ, राइट? सो ये रूल है दैट कंज्यूमर जब भी एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम करता है जिसमें से उसका एडिशनल सेटिस्फैक्शन यानी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कंटिन्यूसली डिक्रीज करता है, तो कंज्यूमर उस लेस यूटिलिटी वाला प्रोडक्ट को हमेशा लोअर प्राइस पे ही खरीदता है, राइट? तो सेम लॉजिक यहां पे भी तो अप्लाई होगा कि अगर फर्स्ट यूनिट के लिए मैं 5 एक x के लिए मैं 5 y सैक्रिफाइस करने को तैयार हूं, नेक्स्ट राउंड में अगर कोई मेरे को बोलता है कि एक और x ले ले, उसके लिए 5 y सैक्रिफाइस कर दे, तो मैं सेम सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मैं कम सैक्रिफाइस करूंगा। क्यों? क्योंकि अब x को कंज्यूम करके जब मैंने x का कंजम्पशन बढ़ाया, सेकंड से थर्ड यूनिट पे गया, तो इसका भी तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट करेगा ना, मेरे को थर्ड यूनिट में से कम सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना। तो मैं y का जो पहले बार में मैंने सैक्रिफाइस किया 5 यूनिट, अब मैं सेम यूनिट नहीं करूंगा, मे बी इस बार मैं बस 4 यूनिट सैक्रिफाइस करूंगा। सो दिस टाइम माय सैक्रिफाइस इज गोइंग टू बी -4,
in order to have 1 unit of x. Now if I ask you to take 1 more unit of x and give up 4 unit of y, you will say again I will not give up 4 unit. Maybe इस बार मैं सिर्फ 3 यूनिट ही गिव अप करने को तैयार हूं. -3:1. अच्छा, फिर मैं बोलता हूं कि एक और यूनिट x ले ले, गिव मी 3 यूनिट्स ऑफ y सैक्रिफाइस के फॉर्म पे. तो आप बोलेगा कि नहीं, मैं 3 यूनिट भी नहीं, मैं शायद इस बार सिर्फ 2 ही यूनिट सैक्रिफाइस करूंगा. एंड चल एक और यूनिट x ले लो एंड उसके बदले एटलीस्ट 2 यूनिट गिव अप कर दो. तो आप बोलोगे नहीं, 2 यूनिट भी नहीं, शायद मैं इस बार बस एक ही यूनिट सैक्रिफाइस करूंगा. सो बेसिकली आप क्या देखते जा रहे हो कि with every additional consumption of x, कंज्यूमर जो सैक्रिफाइस करते जा रहा है y को, वो कंटिन्यूसली डिक्रीज होते जा रहा है, राइट? इट इज कंटिन्यूसली फॉलिंग. इन अदर वर्ड्स, हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑपरेट तो कर रहा है x फॉर y, लेकिन जिस रेट पे ऑपरेट कर रहा है वो रेट डिक्रीजिंग है. इन अदर वर्ड्स, दैट रेट इज diminishing. It is diminishing. It is decreasing. And this diminishing marginal rate of substitution, DMRS, is your reason for your convex indifference curve. कि indifference curve convex बनता है. आप आइए इसको ग्राफ में हम लोग बना के अभी देखते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा. चलिए, लेट्स मेक अ डायग्राम. ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गया आपका x एक्सिस. आई राइट गुड x यहां पे एंड यहां पे गुड y. ठीक है, वील फर्स्ट प्लॉट दिस. हमें कितना चाहिए? 6 यूनिट तक चाहिए. सो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट एंड 6 यूनिट. एंड यहां पे कितना चाहिए? 20 तक चाहिए. सो लेट्स टेक 4 का डिफरेंस. 4, 8, 12, 16 एंड 20. चलिए प्लॉट करते हैं. नाउ 1 यूनिट ऑफ x जब था तब हम लोग ले रहे 20 यूनिट्स ऑफ y. सो पहला लोकस यहां प्लॉट होगा, मैं लिख दे रहा हूं ऊपर 20. सेकेंड यूनिट ऑफ x के लिए हम लोग 5 यूनिट y का सैक्रिफाइस करने को तैयार है. इन अदर वर्ड्स 15. सो 15 किधर आएगा? 16 से थोड़ा सा नीचे यहां कहीं पे, राइट? यहां होगा आपका 15. थर्ड यूनिट पे हम लोग अब 4 यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार है, यानी इन अदर वर्ड्स 11 आ जाएगा आपका. सो 12 से थोड़ा सा नीचे थर्ड यूनिट पे 11, यहां कहीं पे 11. फोर्थ यूनिट पे हम लोग बस अब 3 यूनिट सैक्रिफाइस करने को तैयार है. सो 8 यहां आ जाएगा आपका 8. फिफ्थ यूनिट पे हम लोग सिर्फ 2 ही सैक्रिफाइस करने को तैयार है. सो आ जाएगा 6. तो यहां कहीं पे 6. एंड 6 यूनिट पे हम लोग सिर्फ 1 सैक्रिफाइस करने को तैयार है, यानी 5. यानी यहां कहीं पे आ जाएगा आपका 5. तो अगर आप ध्यान से देखो लोकस को, इसको जब ज्वाइन करेंगे हम लोग, तो इंडिफरेंस कर्व किस तरीके से जा रहा है? इट इज गोइंग टुवर्ड्स दिस काइंड ऑफ अ शेप. इन अदर वर्ड्स, इंडिफरेंस कर्व कैसा है? कॉन्वेक्स है. अगर आपसे पूछा जाए कॉन्वेक्स क्यों है, तो कॉन्वेक्सिटी का रीजन है दैट कंज्यूमर जो x फॉर y, एंड व्हाट इज x फॉर y? जो सैक्रिफाइस कर रहा है. इन अदर वर्ड्स, जो कंज्यूमर का मार्जिनल यानी जो स्लोप रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, मींस प्रोपोर्शनेट चेंज इन x फॉर y, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज diminishing. It is diminishing. In other words, convexity का रीजन क्या है? तो आप बोलेगा it is because of diminishing marginal rate of substitution for x and y that operates. ठीक है, it operates, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व आपका कॉन्वेक्स शेप में आता है. आई होप दैट इज क्लियर. तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व अगर नेगेटिवली स्लोपिंग क्यों है, तो आप क्या बोलेगा? नेगेटिवली स्लोपिंग इंप्लाइज दैट इन ऑर्डर टू हैव मोर ऑफ वन गुड, अदर हैज टू बी
other has to be sacrificed to maintain the same level of satisfaction, to remain on the same indifference curve, and that is why it is downward sloping. एंड अगर आपसे पूछा जाएगा कि इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स क्यों है, तो कन्वेक्सिटी का कारण है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, which implies that when the consumer goes on increasing the consumption of one commodity, say X, consumer is willing to give up Y को reduce कर रहा है, but at a decreasing rate. At a decreasing rate. Y को lesser and lesser proportion से give up करना चाह रहा है, जिसकी वजह से DMRS ऑपरेट होता है एंड इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स शेप बनता है. आई होप दैट इज क्लियर. चलिए, मूविंग टू द थर्ड प्रॉपर्टी. And third property is that higher indifference curve gives higher satisfaction. ये हमने अभी फर्स्ट पॉइंट में ही डिस्कस किया था कि कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो कि टुवर्ड्स द राइट हो, ये हो गया आपका गुड एक्स, ये हो गया आपका गुड वाई. ठीक है, मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC1 और ये एक इंडिफरेंस कर्व है IC2. कोई भी इंडिफरेंस कर्व जो कि राइट में है वो ज्यादा सैटिस्फैक्शन प्रोवाइड करेगा. किस कारण से? मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन ए पे थे जहां पे आपको y का मिल रहा है इतना यूनिट्स, y0, एंड x का मिल रहा है इतना यूनिट. अब हो सकता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे आपको एटलीस्ट एक गुड जो है कॉम्बिनेशन बी, एटलीस्ट एक गुड जो है वो ज्यादा मिल रहा है. दैट हो सकता है आपको y का सेम यूनिट्स मिल रहा है बी पे, देखिए y सेम है बट x आपको ज्यादा मिल रहा है. या तो ऐसा भी हो सकता है कि हायर इंडिफरेंस कर्व पे आपको दोनों ही गुड ज्यादा मिल रहे हैं. ठीक है, यू आर गेटिंग y1 एंड यू आर गेटिंग x2, x1. ठीक है, y1 एंड x1 कि हो सकता है आपको कॉम्बिनेशन सी पे दोनों y का क्वांटिटी एंड x का क्वांटिटी ज्यादा मिल रहा है, या तो ऐसा हो सकता है कि पॉइंट बी पे आपको x का ज्यादा मिल रहा है. सो एनी कॉम्बिनेशन on the higher indifference curve will imply that consumer is getting any combination on higher IC implies that consumer is getting at least more of one good. एक गुड एटलीस्ट या तो उसको ज्यादा मिल रहा है, और मोर ऑफ बोथ गुड्स, बोथ द गुड्स, या तो फिर उसको दोनों ही गुड ज्यादा मिल रहा है. तो ये बनेगा आपका कीवर्ड, दैट मोर ऑफ एटलीस्ट एक गुड ज्यादा मिल रहा है, या तो फिर मोर ऑफ दोनों ही गुड ज्यादा मिल रहा है, जिसकी वजह से a rational consumer will always prefer higher indifference curve to the lower one, क्योंकि उस पे या तो एक गुड ज्यादा है या तो दोनों गुड ज्यादा है. एंड इस टाइप के चॉइस को, this kind of choice where a consumer always prefers, a rational consumer always prefers more to less का जो लॉजिक है कि हमेशा ज्यादा को ही चूज करेगा कम से, उस टाइप के प्रेफरेंसेस को हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉल्ड, इट इज रिगार्डेड एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. ठीक है, इट इज रिगार्डेड एज मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस. कि कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक मींस अ रैशनल कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर मोर टू लेस. किसी भी कॉम्बिनेशन में, मान लीजिए आप कॉम्बिनेशन ए है जो हमने डिस्कस भी किया था, बी है जहां आपको x मिल रहा है 10 एंड y मिल रहा है 10, वहीं कॉम्बिनेशन बी में आपको x मिल रहा है 20 लेकिन y मिल रहा है 10. तो यू विल से दैट अ रैशनल कंज्यूमर विल प्रेफर, एनी रैशनल कंज्यूमर विल प्रेफर b to a. ठीक है, will prefer b to a. Why? Because b has at least more of one goods, x उसको ज्यादा मिल रहा है. So that is why higher indifference curve is to provide you higher satisfaction. I hope that is clear.
एंड कमिंग टू द लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व, दैट इज थर्ड प्रॉपर्टी की वजह से ये चौथा प्रॉपर्टी बनता है, दैट दो आईसी, दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व, टू आईसी कैन नेवर intersect each other. दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड इसको हम लोग मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, एंड दैट टू जिस लॉ से प्रूव करेंगे उसको बोला जाता है लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। नाउ ट्रांजिटिव लॉ क्या है कि कंज्यूमर की चॉइसेस ट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव होने का मतलब ये होता है, आपने मैथ्स में भी किया होगा, आप याद करो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि आपने किया है कि नहीं, कि इफ सेट ए बिलोंग्स टू सेट बी एंड सेट बी बिलोंग्स टू सेट सी, तो जो अपना कॉमन कॉमन होता है उसको काट दिया हमने, देन वी कैन ऑल्सो कंक्लूड दैट सेट ए बिलोंग्स टू सेट सी। किया है कि नहीं आपने ये? If A is a subset of B and if B is a subset of C, then B cut हो गया, then we can also conclude that A is a subset of C, right? इसको ट्रांजिटिव लॉ बोलते हैं, तो इसी को हम लोग यहां पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, ये प्रूव करने के लिए कि दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो उसके लिए आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कुछ समझ लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि कोई भी पॉइंट अगर सेम इंडिफरेंस कर्व पे रहेगा, मान लीजिए कॉम्बिनेशन ए है, कॉम्बिनेशन बी है, कॉम्बिनेशन सी है, तो ये सारे पॉइंट इंप्लाई करेंगे सेम सैटिस्फैक्शन, राइट? ये सारे पॉइंट इंप्लाई करेंगे सेम सैटिस्फैक्शन। मतलब अगर मैं बोलूं कि कंज्यूमर को ए या बी में से चूज करने मिला जाए, तो कंज्यूमर बोलता है कि मैं इंडिफरेंट हूं। एनी पॉइंट ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व विल इंप्लाई दैट कंज्यूमर इज इंडिफरेंट इन इट्स चॉइस। इंडिफरेंट मतलब कि उसको सैटिस्फैक्शन लेवल सेम मिल रहा है, ठीक है। एंड बी और सी में अगर चूज करने दिया जाए तो भी कंज्यूमर बोलता है कि सेम सैटिस्फैक्शन है। तो ट्रांजिटिव लॉ के हिसाब से अगर बी काट दिया जाए और ए और सी में अगर चूज करने दिया जाए तो भी कंज्यूमर बोलेगा सेम सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि हर एक पॉइंट सेम इंडिफरेंस कर्व में इंडिकेट करता है सेम सैटिस्फैक्शन। सो कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन कॉम्बिनेशन ए बी एंड सी, जहां पे सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन है। आई होप दैट इज क्लियर। लेकिन वहीं अगर कोई भी कॉम्बिनेशन जो हम लोग बात करें हायर इंडिफरेंस कर्व पे, लाइक मान लीजिए IC1 है, IC2 है एंड IC3 है, एनी कॉम्बिनेशन विच विल कम ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व विल इंप्लाई कि कंज्यूमर उस हायर इंडिफरेंस कर्व को चूज करेगा ओवर द लोअर वन, विल चूज हायर इंडिफरेंस कर्व ओवर द लोअर वन। क्यों? क्योंकि हायर इंडिफरेंस कर्व में हमने थर्ड प्रॉपर्टी किया कि ज्यादा हायर लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन है, क्योंकि उसमें ज्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स मिलता है कंज्यूमर को। तो यहां आप बोलोगे दैट कंज्यूमर प्रेफर्स ए टू बी, कि ए और बी में अगर चॉइस दिया जाए तो कंज्यूमर ए को प्रेफर करेगा क्योंकि ए हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। अब बी और सी में चॉइस दिया जाए तो कंज्यूमर बोलेगा मैं बी को प्रेफर करूंगा क्योंकि बी हायर इंडिफरेंस कर्व पे है। तो ट्रांजिटिव लॉ के हिसाब से अगर बी कट हो जाए तो बचता है आपका कि कंज्यूमर विल अगेन प्रेफर ए टू सी एज वेल, क्योंकि ए इज ऑन द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व। आई होप दिस इज क्लियर कि कोई भी कॉम्बिनेशन सेम इंडिफरेंस कर्व पे इंप्लाई करेगा सेम सैटिस्फैक्शन, बट हायर इंडिफरेंस कर्व पे इंप्लाई करेगा हायर सैटिस्फैक्शन, राइट? चलिए, तो इसी कॉन्सेप्ट को पकड़ते हुए अगर मान लीजिए हमने ऐसा किया कि दो इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करवा दिया, ठीक है, वाई एक्सिस गुड वाई, ओरिजिन एक्स एक्सिस गुड एक्स, कि मान लीजिए मैंने दो इंडिफरेंस कर्व, दैट इज योर IC1 एंड दूसरे कलर से मैं बनाता हूं ग्रीन से, दैट इज IC2। IC2 मैंने इंटरसेक्ट करा दिया, एंड यहां कुछ पॉइंट्स के नाम ले लेते हैं। लेट्स से कॉम्बिनेशन बी, कॉम्बिनेशन ए एंड इंटरसेक्शन पॉइंट पे लेट्स से कॉम्बिनेशन सी, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, ट्रांजिटिव लॉ को यूज करते हैं यहां पे प्रूव करने के लिए कि क्यों दो इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दो अलग कंक्लूजन आ जाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं IC1 के साथ, दैट इज येलो लाइन के साथ, ठीक है, येलो लाइन। सो मैं लिखता हूं इन IC1 कॉमा, क्या B और C सेम इंडिफरेंस कर्व पे लाई कर रहा है पॉइंट? आप बोलेगा यस कर रहा है।
तो आप क्या बोलोगे? दैट कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन बी एंड सी। सेम सेटिस्फैक्शन मिलेगा बी और सी में क्योंकि वो दोनों सेम पॉइंट पे है, राइट? रीजन आप क्या लिखोगे? बिकॉज दे फॉलो ऑन द सेम इंडिफरेंस कर्व। जस्ट 1 सेकेंड। या क्योंकि वो लोग दोनों सेम इंडिफरेंस कर्व पे है। उसके बाद बात करते हैं अगर IC2 का, ये ग्रीन लाइन का, और मैं बोलू इन इंडिफरेंस कर्व 2। जस्ट 1 सेकेंड। या इसका रीजन था सेम इंडिफरेंस कर्व। मैं अगर बात करूं अब नाउ इन इंडिफरेंस कर्व 2, IC2, आप देख रहे हो कि कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन सी भी तो सेम इंडिफरेंस कर्व पे आ रहा है। तो आप क्या बोलोगे? दैट ए इज ऑल्सो इंडिफरेंट टू सी। A is also indifferent to C and reason दोगे that they both fall on the same IC, same indifference curve, that is why. So now by law of transitivity, by the law of transitivity, क्या मैं कॉमन कॉमन कट कर दूं और बोलूं कि A should also be indifferent to B, और A और B में भी तो सेम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए क्योंकि B और C में सेम सेटिस्फैक्शन, A और C में सेम सेटिस्फैक्शन, तो लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी के हिसाब से A और B में भी सेम सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, राइट? लेकिन अगर हम लोग यहां पे ऊपर नजर घुमाएं इधर B और A में, तो हम लोग देखते कि A इज ऑन द हायर इंडिफरेंस कर्व एंड B इज ऑन द लोअर इंडिफरेंस कर्व। तो इसके हिसाब से तो आप बोलेगा बट A शुड बी प्रेफर्ड टू B। ए को तो प्रेफर किया जाना चाहिए बी से, और इसका आप रीजन क्या बोलोगे? इसका रीजन होगा सिंस ए लाइज ऑन हायर इंडिफरेंस कर्व। तो अरे बाबा, ये कैसे कि दो अलग अलग कंक्लूजन आ रहा है, जहां एक तरफ आप बोल रहे हो कि ए और बी में सेम सेटिस्फैक्शन है, लेकिन आप बोल रहे हो कि नहीं नहीं, ए को तो प्रेफर किया जाएगा बी से। या तो आप बोलोगे कि सेम सेटिस्फैक्शन है, या तो आप बोलोगे प्रेफर कर सकते हो। तो दो अलग अलग कंक्लूजन कैसे आ रहे? एंड दैट इज वाई वी से दैट दो इंडिफरेंस कर्व, two different indifference curve can lie close to each other but they can never intersect each other. Why? Because two different indifference curve is to provide two different level of satisfaction, and if they intersect at a common point, अगर आप खुद ही अपना स्टेटमेंट दे रहे हो कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व दो अलग सेटिस्फैक्शन बताने चाहिए, लेकिन अगर वो इंटरसेक्ट कर जाते हैं सेम पॉइंट पे, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जहां पे उनका इंटरसेक्शन हो रहा है वहां पे वो लोग सेम सेटिस्फैक्शन बताएगा। तो अरे आप दो अलग बात कैसे कर रहे हैं? या तो आप बोलिए कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व दो अलग सेटिस्फैक्शन बताएगा, या तो आप बोलिए कि दो इंडिफरेंस कर्व सेम सेटिस्फैक्शन बता सकता है। दो चीज नहीं हो सकता यहां पे। सो ईदर two different indifference curve is to show two different level of satisfaction, or it is to show your same level of satisfaction, and that is why we conclude that though indifference curve, two indifference curves can never intersect, and therefore this combination is absurd. ठीक है, it is abnormal. absurd का मतलब होता है it is abnormal. कैसा पॉसिबल ही नहीं है कि दो अलग इंडिफरेंस कर्व इंटरसेक्ट कर जाए। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। तो मैं अभी के लिए इंडिफरेंस कर्व की थ्योरी को इतना पे ही छोड़ता हूं। आप पहले ये चारों प्रॉपर्टी और जो लॉजिक मैंने समझाया है उसको ध्यान से समझिए। एंड अगर अभी तक आपने मेरा नोट्स नहीं खरीदा है, देन लेट मी टेल यू दैट यू आर मिसिंग आउट ऑन अ बिग अपॉर्चुनिटी। अगर आप अपना फ्रैंक टेक्स्ट बुक से पढ़ने बैठेंगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पढ़ना है। इसीलिए तो मैंने आपके लिए पर्सनली इसको सिर्फ मात्र 249 रुपीज में क्यूरेट किया है पूरे नोट्स को।
कि आपको क्या पढ़ना है, आपको किस आंसर में कितना लिखना है, सब कुछ यहां डाला गया है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस किस बारे में है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, फीचर्स क्या है इंडिफरेंस कर्व के, नेगेटिव स्लोप है, कॉन्वेक्स है, हायर इंडिफरेंस कर्व में हायर सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या है, अजम्पशंस क्या है इंडिफरेंस कर्व के, प्रॉपर्टीज क्या है कि क्यों लेफ्टवर्ड है, क्यों डाउनवर्ड स्लोप करता है, क्यों कॉन्वेक्स है, सब कुछ बताया है यहाँ पे, समझाया है। तो अगर आप अभी तक इस नोट्स को नहीं खरीदे देन आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे ऐप पे जाइए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर है तो यू कैन डाउनलोड माई ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। जस्ट टाइप आर्यन ट्यूटोरियल्स एंड आपको ऐप मिल जाएगा। ऐप पे आप जाके कोर्स जो है वहां पे आईएससी इकोनॉमिक्स क्लास 12 का माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोर्स है उसको परचेज करिए। एंड अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो देन आप क्लास प्लस ऐप को डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ठीक है, डाउनलोड क्लास प्लस फ्रॉम योर एप्पल स्टोर एंड देन पंच इन दिस कोड PLY MMV। ठीक है, PLY MMV, इसको पंच इन करो एंड यू विल बी एबल टू एक्सेस दिस। परचेज इट, ट्रस्ट मी, इट इज वेरी हैंडी, इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोट्स यू कैन कम अक्रॉस। सो अभी के लिए मैं यहां से विदा लेता हूं। इन माई नेक्स्ट वीडियो विच विल बी योर फाइनल वीडियो फॉर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं बजट लाइन आपको सिखाऊंगा एंड देन बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को मर्ज करके हम लोग अपना कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाल के वील कंक्लूड दिस चैप्टर। सो आई होप यू आर लाइकिंग माय वीडियोस एंड इफ यू आर देन प्लीज 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 do like, share, subscribe and share this channel with your friends and let majority of people benefit from such quality content and explanation. I'll see you in my next video. Till then, keep smiling, keep studying, take care, bye bye.